मिस्टर विनय शर्मा सर का। सर आप सभी जनरल मैनेजर ऑफ यूएस ओस्तवाल सोसाइटी प्रोफेसर MLG मांडोत सर का एवं मां सरस्वती की कृपा हम सभी पर बनी रहे। हम सभी के जीवन में सदैव ज्ञान का प्रकाश रहे। ज्ञान से ही सुख है। विमल जी, विमल शर्मा दा, आइए। हम पर अपना आशीर्वाद बरसा। सर आपकी उपस्थिति सदैव बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। हम आपके मार्गदर्शन के सदैव आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार एवं अभिनंदन। और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पूर्व कुलपति माननीय हमारे चेयरमैन सर की इच्छा है कि एक ग्लोबल स्तर पे जो शिक्षा होनी चाहिए उस स्तर की शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा हमारे बालकों को मिले, इसके लिए वो सतत प्रयत्नशील हैं। वो इस बात बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यह हमारे लिए एक गौरव का विषय है कि आज इस प्रांगण में ओस्तवाल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रांगण में इतने पत्रकार बंधु एक साथ पधारे हैं और वे न केवल राजस्थान के एक महत्वपूर्ण विषय कि ग्रामीण अंचल में मिलेगा। एक बार पुनः मैं ओस्तवाल ग्रुप ऑफ एजुकेशन सोसाइटी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। श्री राव सिंह जी ओस्तवाल सर, esteemed chief keynote speaker of today's program, honorable former VC of Maharishi Dayanand Saraswati University Ajmer, Dr. Bhushan Ji Bare, respected General Manager of US Oostwal Education Society, Professor MLG Mandor sir, respected Principal of US Oostwal PG College, Dr. Suji Singhal, respected Principal of US Oostwal Institute of Pharmacy, Dr. Alka Ji Agarwal, and dear all respected all the three esteemed principals of the colleges, बाहर से पधारे हुए पत्रकार साथियों, भाइयों, विश्व के रूरल सेंटर और यहाँ आकर के मैंने जो ये देखा मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने मुझे मौका। और दूसरा मुझे इसलिए खुशी हुई कि विषयों पे बोलने की तो आदत रही है, हम बोलते ही रहे हैं, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं मेरे पत्रकार मित्रों के साथ बात करूंगा, मेरे विचार उनके साथ शेयर करूंगा, सो दैट द न्यू जनरेशन मस्ट नो हायर एजुकेशन इस प्रदेश में क्या थी, हायर एजुकेशन इस प्रदेश में क्या हो गई और हायर एजुकेशन इस प्रदेश में क्या होने। इसलिए मुझे राव सिंह जी साहब, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की एक लाइन याद आ गई, जो उन्होंने लिखा, गुप्त जी ने लिखा, हम कौन थे क्या हो गए, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं। मुझे कि हायर एजुकेशन के भविष्य के बारे में जो मैं सोचता रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेरे जीवन के सबसे अच्छे करीब 4 दशक उच्च शिक्षा के लिए दिए, तो मैं जो सोचता था कि प्रदेश की उच्च शिक्षा को किधर होना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, सर मुझे
यहाँ आकर के इस इंस्टीट्यूशंस को और आपके कैंपस को देख ओसवाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को और प्रोफेसर मंडोज साहब को जिन्होंने मुझे मौका दिया, और मैं खुश हूँ इसलिए कि मुझे आज दोहरी खुशी हो रही है। प्लीज आप बैठ जाइएगा कि अब हायर एजुकेशन को रिफॉर्म एंड बियॉन्ड दोनों करने की सख्त आवश्यकता। द टाइम हैज कम, द टाइम हैज कम दैट नाउ हायर एजुकेशन हैज टू बी रिफॉर्म एंड रीओरिएंटेड। और अब इसको जो रीओरिएंट होना, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ ने भी यही कहा कि अरे 99 आ गया और क्या चाहते हो। बोले नहीं सर वो बात ठीक है, लेकिन मेरा एक नंबर कहाँ कटा। अल्टीमेटली उन्होंने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए जब जाके ग्रेजुएट हुए। वही बात आप हमारी संस्थाओं में भी लागू करना चाहते हैं कि विद्यार्थियों की प्रतिभा को 100% उभारा जाए। इस बात का प्रयत्न किया जाए कि अंतरराष्ट्रीय जगत में हमारे विद्यार्थी ठीक से खड़े। आप यहां से बंबई पधारे बड़ी कठिन परिस्थितियों में, और उस जमाने में राजस्थान का विद्यार्थी जिसको अंग्रेजी ठीक से नहीं आती हो, वहां से आपने सीए की परीक्षा पास की, और सीए की परीक्षा पास करने के बाद में आप बिल्डर लाइन में आए। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि आज आप मुंबई जैसी महानगरी में मीरा रोड, भयंदर, नाला सोपारा, पालघर जैसी जगहों पर, और उदयपुर में अपने सुंदर विलास के पास में ओसवाल प्लाजा जैसी कम से कम 500 प्रोजेक्ट का निर्माण कर चुके हैं। और उसमें सदैव गुणवत्ता का ध्यान रखा, और ग्राहकों को जो समय दिया गया उस निर्धारित सीमा में आपने उन मकानों को उपलब्ध कराया। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए, उसमें भी हर बात की ये जानकारी रखी कि भाई कहीं गुणवत्ता में कोई कमी ना आ जाए। एक दिन मैं आपके पास बैठा हुआ था तो फोन आया और उन्होंने मोबाइल पे देखा, बोले इसका ये डिजाइन ठीक नहीं है, इसमें ये कमी है, वो कमी है। तो मुझे लगा कि इतना बड़ा आदमी और देखो कितनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे रहा है, और उसी वजह से आज उनकी गरिमा इस बिल्डर लाइन में बनी हुई। इसी तरीके से शिक्षा जगत में मुंबई जैसी महानगरी में आपके 4 इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, वहां भी गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है। और यहाँ पर 100 बीघा परिसर में आपने 150 करोड़ की लागत से ग्रामीण बच्चों के लिए शिक्षा का उपबंध किया है, और कोशिश करते हैं कि हर प्रकार से बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती रहे। हमारे एरिया में भी एजुकेशन के लिए कुछ किया जाए ताकि हमारे विद्यार्थी जो है, बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ सकें। हमने बहुत प्रयास किया। लगभग 5 साल तक मैं इस एरिया में जमीन के लिए ढूंढता रहा, लेकिन कहीं भी एक साथ जमीन मिलने की पूर्ति नहीं हुई। अचानक ये जमीन हमारे ऑफर आई, हमने 5 यूनिट में उसका सोचा, और सहयोग से बाकी जमीन मिलती गई। लगभग 100 बीघे और अधिक जमीन हो गई आज। और हमारा एक सपना था, ऐसा कह सकते हैं, कि इस एरिया में अच्छे से अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश की जाए, और हमने की। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे हाथ में था उसको हमने पूरा प्रयास किया देने का। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कहते हुए, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं तकलीफ होती है कि हमारे गवर्नमेंट्स के जितने नॉर्म्स हैं वो इतने कह सकते हैं कि क्या वर्ड यूज नहीं किया जा सकता, उसके लिए इस तरह के हैं कि जिसके लिए आदमी जिसको प्रॉपर काम करना हो वो दौड़ते ही रहे, और वो हर जगह पे, हर टेबल पे रिश्वत दिए बिना वो काम आगे नहीं बढ़ता। जमीन लेने के बाद जैसे एनए कराने का प्रोसीजर आया, उसके लिए भी पैसा चाहिए। उसके बाद प्लान पास कराने के लिए गए, उसके लिए भी पैसा चाहिए। उसके बाद परमिशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस अलग अलग जो लेनी है उसके लिए भी पैसा चाहिए। और उसके बाद सबसे बड़ा, और पता नहीं कैसे डॉक्टर साहब जो लॉ बना रखा है
कि जैसे अगर आपको मैंने एक टेक्निक कॉलेज की परमिशन ली, होटल मैनेजमेंट की परमिशन ली, उसका नियम क्या है आप सुन के आश्चर्य करेंगे कि फर्स्ट व्हेन यू आर अप्लाइंग आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका होना चाहिए, उसके बाद आपके पास वो टेक्निकल्स और टेक्निक्स प्रोफेसर्स होने चाहिए। क्लास चालू नहीं हुई पर उसके पहले आपके लिए प्रोफेसर होने चाहिए और वो भी एक्सपीरियंस होने चाहिए। मैं आज तक वो क्वेश्चन का जवाब नहीं पाया कि उन सब प्रोफेसर को मैं अपॉइंट करूंगा जितने इंटेलिजेंट प्रोफेसर होंगे उनको, वो यहाँ क्या करेंगे बैठे बैठे 18 साल तक आप परमिशन नहीं दे रहे हो और उसके बाद वो यहाँ बैठ करके क्या करेंगे? विचित्र कानून है। अब उनको आप जो हमारे लाइसेंसिंग ऑफिसर वो बोलता है सर पेपर पे दिखा दो कि आपने अपॉइंट किया और उनको डबली सैलरी दो। आवर कॉन्शियस डजंट अलाउ कि वी शुड डू इट द रॉन्ग। और इस तरह की कई परेशानियां हमें आई। एक आश्चर्यजनक बात बताऊं, हमारा 5 साल पहले एक इरादा था, सर ध्यान से सुनना आप सभी लोग, ये इरादा था कि यार एक रूरल एरिया और एग्रीकल्चर कॉलेज बनाया जाए। हमने बहुत सर्वे किया, हमारे उदयपुर के अलावा कहीं है नहीं। तो उसके लिए पहला क्वेश्चन आएगा आपके पास जमीन होना चाहिए और विद इन लिमिट होना चाहिए। हमारी थोड़ी दूर है फार्म हाउस, हमने और जमीन खरीदी यार, चलो जमीन खरीद लेते, नजदीक रहे। जमीन खरीदनी इन्वेस्टमेंट हो गया वो करोड़ सौ रुपये। उसके बाद 5 साल हो गया, आज तक पोर्टल नहीं होता। मैं जब भी आता हूँ प्रोफेसर अनिता से बात करता हूँ कि क्या हुआ आगे, वो बोलते हैं सर पोर्टल ही नहीं खुला, हम क्या कर सकते। हमें आयुर्वेदिक हॉस्पिटल लाना है इस एरिया के हिसाब से और कुछ नई चीज बनाना चाहिए। हमने बिल्डिंग बना दी और उसके बाद जब कोशिश की तो बोले आप डॉक्टर्स को अपॉइंट करो, इतने मरीजों का इलाज करो, उसके बाद लाइसेंस। क्या पद्धति है? आपके पास आप लाइसेंस नहीं है, आप डॉक्टर रख सकते हैं? कैसे रख सकते? और लाइसेंस लेने के लिए आपको पहले इतने लोगों का ट्रीटमेंट करना। इस तरह की परेशानियां हैं। पत्रकार बंधुओं से मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार को आगाह करें कि भाई आपके डिपार्टमेंट्स को सुधारें। हम लोग जैसे कई लोग हैं और 50 साथी पैदा किए जा सकते हैं, उन्हें खड़ा किया जा सकता है जो रूरल एरिया में अच्छी एजुकेशन देने की लालसा रखते हैं, जिनका लेस मात्र भी ये इरादा नहीं है कि हमें कमाई। आप सुनकर के आश्चर्य होंगे कि यहाँ पर हमारा जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है उस प्रमाण में आज 8वां साल है, तब भी ब्रेक इवन नहीं है। करोड़ ऑफ रुपीज एवरी ईयर हमें बॉम्बे से भेजना पड़ता है, लेकिन फिर भी दिमाग में यह रहता है कि यार हमारे एरिया में हम कुछ न कुछ कर पाए। आने वाले समय में मैं अभी आने वाले समय की बात बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन और ला रहे हैं जो बिल्कुल अलग तरह की एजुकेशन रहेगी। इट्स नॉट एन प्रोफेशनल एजुकेशन, इसमें सारे स्टाफ फॉरेनर्स रहेंगे, सारे फॉरेनर रहेंगे, प्रोफेसर वगैरह सर, और वो हम प्राइमरी एजुकेशन देंगे। उस एजुकेशन के बाद हमारे बच्चे इंडिया से बाहर पढ़ने जाएंगे और उनके बच्चे यहाँ पर आएंगे पढ़ने, क्योंकि वो कुछ इंडियन कल्चर्स को, अपनी संस्कृत को और इस तरह की भाषाएं सीखने के बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। वो कार्यक्रम हम अगले साल से लागू करने जा रहे हैं। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा रेडी हो गया। 300 बेड का एयर कंडीशन हॉस्टल हमने निर्माण कर लिया है। 1.25 लाख की हमने बिल्डिंग खड़ी कर ली है और उसके बाद इस तरह का एक एजुकेशन सेंटर और आने वाला है। आज की तारीख में मैं मेरे मुँह से कुछ कहूँ वो ठीक नहीं, लेकिन उदयपुर चित्तौड़ जिले में रहने वाले अक्सर सुनते होंगे यूएस वाले एजुकेशन के बारे में कि किस ग्रेड की हम एजुकेशन दे रहे हैं। आप कि ये जो सुन के आश्चर्य करेंगे कि BSc BCom BA में बच्चा पढ़ता है, उसकी फीस से 12,000 12,000 रुपीज ईयरली फीस। और वेयर इज द प्रोफेसर्स सैलरीज आर मोर देन 30,000 40,000 पर मंथ। और गवर्नमेंट के कानून है। अब मैं जब इनके सर्वे रिपोर्ट मानता हूँ तो मालूम पड़ता है कि सर हर 20 किलोमीटर पे एक कॉलेज खुल गया। मैंने कहा यार उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, क्या है? बोले सर 2 कमरे का वो बना रखा है, 3 कमरे का बना रखा है और उन्होंने ये स्कूल चालू कर दिया और फीस है 2,000 रुपये ले लेते हैं, एडमिशन देते हैं, बच्चे आए नहीं है। अभी डी फार्मा की बात बताओ, हमारे यहाँ 2 कॉलेज है। डी फार्मा में भी जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जिसका लाइसेंस डिग्री लेने के बाद बच्चा मेडिकल कॉलेज मेडिकल
स्टोर्स बोलते हैं, इम्पोर्टेंट बात है नहीं कि वो गलत दवा दे देता तो क्या होगा। उस तरह के स्कूल्स कॉलेजेस आसपास कई खुल गए, आसपास का मतलब राजस्थान में 300 खुल गए, 300। अब उसमें इंस्टीट्यूट क्या करता है, कहीं भी जगह भाड़े पे। एक दूसरी बात मैं जो आपसे कहना चाह रहा था कि अगर हम 1 मिनट के लिए ये देखें बहुत समझे कि आखिर ये स्थिति क्यों हुई, आखिर ये स्थिति हुई क्योंकि आप सब कई तो मेरे समकालीन लोग मुझे बैठे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने जीवन में देखा होगा कि ऐसी स्थिति बन गई 60s, 70s और 80s तक राजस्थान यूनिवर्सिटी का नाम विश्व की यूनिवर्सिटी में माना गया। यहाँ के प्रोफेसर्स का स्टेटस नेशनल नहीं इंटरनेशनल होगा। मैंने आपसे कहा कि इस दौर में अगर हम सबसे प्रेस्टिजियस को एग्जाम मानने या मानते हैं ICS, जो 3 यूनिवर्सिटी आपस में कंपीट करती थी who should be the maximum number of IAS, उनमें एक था दिल्ली यूनिवर्सिटी और नंबर 2 था राजस्थान यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद। ये लेवल था और वो भी किसका शासन था? खलीफा। जो खलीफा का मतलब नेक्स्ट खलीफा के 300 साल के शासन के बावजूद भी सिंध से इस्लाम 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाया। क्यों? कभी सोचा आपने? मैजिक था, भक्ति थी, या मंदिरों में घंटा बजा करके उनको रोका था? कुर्बानियां। और इस कुर्बानियां का एक वो क्षेत्र है जहां आज हम और आप बैठे हैं चित्तौड़, कि जहां से कुर्बानियों का इतिहास। ऐसे ही जब राजपूताना से वो नहीं प्रवेश कर पाए तो सारे आक्रांता ने ऑल्टरनेटिव मोड लिया, एंड दैट ऑल्टरनेटिव मोड वाज थ्रू खैबर। और खैबर से दर्रे से उतर के आए तो सबसे पहले ब्रिटिश स्टेट कौन हुआ? पंजाब। तो मुझे बताइए, पंजाब में जितनी आगजनी देखी है, आप माफ करें, वहां भंगड़ा कल्चर के अलावा कुछ कल्चर। सम्माननीय डॉक्टर प्रदीप सिंह जी, प्रोफेसर माधव साहब, हमारे सभी इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल्स, पधारे हुए सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पीजी कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर खुशबू सिंघल मैम, यूएस ओसवाल इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर विनय सर, माई सेल्फ डॉक्टर अलका अग्रवाल, प्रिंसिपल यूएस ओसवाल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सभी मिलकर हम सर को एक सम्मान प्रदान करना चाहते हैं। उनके पूरे जो समाज का और एक उन्होंने ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूट स्थापित करके यहाँ ग्रामीण में रहने वाले बच्चों के लिए एक शिक्षा का नया अलग जगाया है। इसके साथ ही मैं चाहूंगा आपका जो सम्मान किया जा रहा है उसका पत्र वाचन किन समस्याओं से सामना कर रहे हैं और सरकार से चैनल के माध्यम से क्या मांग? सरकार से ये कहना चाहते हैं कि वो जिस तरह की बातें करते हैं 1 विंडो 1 के मिनिमम टाइम में अगर काम होना चाहिए तो वो होना चाहिए। आपके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी क्राइटेरिया, उसमें अगर आदमी फिट है तो उसके बाद उसको टाइम नहीं लगना चाहिए। आपने कहा कि एजुकेशन मिनिस्टर है वो पढ़े लिखे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं रहते हैं और बन जाते हैं, उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि नहीं? आपने कहा चिकित्सा मंत्री जो अनग्रेजुएट है वो, हाँ सही है, नॉट ओनली इन इंडिया, ये भाई कई स्टेट्स में भी है। आप जो बोल रहे हैं कि भाई 1 साल में आपका नया प्रोजेक्ट आ रहा है, फोरेंसिक टीचर्स वगैरह, यस, यहाँ वहाँ वाले फॉरेन वाले सीख रहे हैं, यहाँ वाले तो आप नहीं नहीं क्या नहीं, सीखेंगे? इंटरनेशनल स्कूल में IB बोर्ड लाएंगे, इंटरनेशनल बोर्ड, और उसमें 100% कॉन्वेंट पढ़ाई कराई जाएगी, क्योंकि सर आज का ज़माना जो रह गया वो नेशनल का नहीं रहा, इंटरनेशनल हो गया। हमारे ही बच्चों को जब बाहर जाना पड़ता है तो कई तरह की लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, कई तरह के वीज़ाज़ की प्रॉब्लम होती है, एडमिशन्स नहीं मिलते। तो वो जब हमारे यहाँ एक बार इनरोल हो जाएंगे और हम वहाँ इनरोल हो जाएंगे तो उनको इजीली एक्सेस मिलेगा आगे जाने के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए। वो हमारा मेन मोटो है। जो एजुकेशन सिस्टम है उससे सेटिस्फाई है?
कुछ तो सुधार की जरूरत है, अदरवाइज ठीक है। आईटी में हम लोग काफ़ी एडवांस है। सर कुछ क्षेत्र में ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली कमजोर है, तो आपकी संस्था की ओर से ऐसी कोई व्यवस्था है जिनको काफ़ी support मिल डिस्काउंट्स सके? देते हैं सर ऐसे बच्चों को, लेकिन ये साथ ही साथ हमारा ये ध्येय रहता है कि हम जिस झाड़ को लगाएं उसके फल आने चाहिए। ऐसा कोई क्राइटेरिया के साथ? क्राइटेरिया यही है भाई, ही शुड बी द इंटेलिजेंट, नथिंग एल्स। कोई जाति वाति ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी जाति का बच्चा हो बस पढ़ने में होशियार हो तो हम उसकी पूरी कोशिश करते हैं। और गवर्नमेंट से भी स्कॉलरशिप दिलवाने का प्रयास है, कई बच्चों को मिल रही है, कई बच्चों को डिस्काउंट भी है। सर जैसे आप पूरा रूरल एरिया में आप जो बहुभाषीय स्कूल खोल, तो क्या आपको लगता है कि बहुभाषीय स्कूल के प्रति इस रूरल एरिया के स्टूडेंट आकर्षित होंगे? बिल्कुल है सर, अभी भी आज की ये सारे लगभग 3000 बच्चे हैं, तो यहाँ की है हमारे 20-22 बसें चल रही है, सभी एरिया में जाती है, लेके आती है बच्चों को पढ़ा रहे। सरकार के शिक्षा में योजनाएं ला रही है, नए विद्यालय खोल रही है, जिस माध्यम से शिक्षा में नए नवाचार कर रही है, उनमें और आपकी शिक्षा में क्या समानता है और क्या भिन्नता है? सर ये अपने आप से पूछो कि व्हाट क्वालिटी द प्राइवेट इंस्टीट्यूट इज प्रोवाइडिंग एंड व्हाट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इज प्रोवाइडिंग। एजुकेशन सोसाइटी जो है वो एक अलग ही अपना शिक्षा के क्षेत्र में अलग ही एक, जैसे कि जाना जाए तो मंगलवार क्षेत्र के आसपास ग्रामीण क्षेत्र से जिस तरह से एक अलग ही उभरता हुआ नाम है। और यूएस ओसवाल ने काफ़ी ऐसे एजुकेशन के क्षेत्र में बच्चों को प्रोत्साहित किया है, जैसे कि एनसीसी में जो यहाँ से सिलेक्टेड बच्चे निकले हैं। तो सर ये आपकी जिस तरह से संस्था चल रही है, किस तरह की गतिविधियाँ हैं यहाँ की, और शिक्षा के क्षेत्र को लेकर छात्रों को क्या आपकी तरफ से संदेश रहेगा? All the facilities we are providing and we are trying our level best to provide the maximum facilities. बच्चों को जो भी सुविधाएं पढ़ाई के अंदर देनी चाहिए, अच्छे से अच्छे प्रोफेसर्स हम लाते हैं, अच्छे से अच्छे टीचर्स लाते हैं, एजुकेटेड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड। सर अभी इंटरनेशनल स्कूल है जो 10th तक है, उसके बाद 11-12 की क्लासेज है। फिर हमारे कई तरह के कॉलेजेस हैं, BSc, BA, BCom, देन BCA, BBA, MBA, देन PG कॉलेज, देन पैरामेडिकल में हमारे ये है D फार्मा कॉलेज है, B फार्मा है, PG फार्मा है, ये सब का चल रहा है। सर अभी तक कितने छात्र ऐसे हैं जो यहाँ से सिलेक्टेड होकर निकले हैं? ये हमारे प्रिंसिपल्स बताएंगे। सर एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो चित्तौड़ बहुत बड़ा जिला है, उदयपुर में 4-4, 5-5 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। एक आपका भी सपना ऐसा है क्या मेडिकल कॉलेज? सर मेडिकल लाना है, लेकिन उसके लिए जो आज की गवर्नमेंट पॉलिसी है उसकी वजह से हम थोड़ा सा दिक्कत पा रहे हैं। हमने बिल्डिंग बना दी है, डॉक्टर्स क्वार्टर भी बना दिए, लेकिन उस आइडिया को हमने ड्रॉप किया है, क्योंकि एक तो मोदी जी ने हर डिक्लेयर कर दिया कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज रहेगा। सेकेंडरी ये रूरल एरिया है, रूरल एरिया में डॉक्टर्स का ठहरना बड़ा मुश्किल जैसा रहता है। फिर भी हमारा प्रयास है कि हम इसको करेंगे। आपने एक सिस्टम पर सवाल उठाया था कि हर काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, सर क्या कुछ ऐसा है? इसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं लेना चाहिए अगलों को। देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, बहुत छोटी सी। आपके यहाँ एक लेबर आता है काम करने के लिए, उसको आप 500 रुपया देते होंगे। आप क्या चाहते हैं कि वो बैठा रहे, पानी पिए, काम नहीं करे और शाम को चला जाए? काम करें, बोलिए। काम करना चाहिए। नहीं, पूरा काम लेते हैं हम, उसे बैठने नहीं देते। आप में से अमाउंट कोई भी सर्विस पे है, क्या सोच के जॉब किया कि हमें रिश्वत मिलेगी? आपको सैलरी देती है ना गवर्नमेंट। जब आप ज्वाइन करते हो तब यही सोच करके करते हो कि भाई हमें सैलरी मिलेगी, उसी में अपना बजट बनाए और उसी में अपना काम करो। रिश्वत कौन लेता है? अमंग अस ओनली, हम ही लोग रहते हैं। आपके बॉम्बे में भी इंस्टीट्यूट है। हाँ। तो ये जो आपने रिश्वत की बात की, राजस्थान के संदर्भ में कि महाराष्ट्र के संदर्भ में? महाराष्ट्र में भी है, लेकिन थोड़ा कम है और प्रॉपर है। मतलब राजस्थान में ज्यादा है और तो सबसे बड़ा तकलीफ है बहुत है, कानून अलग तरह के हैं, वो बड़ा स्टूडेंट्स में हमारे महाविद्यालय के बच्चे स्टैंड करते हैं। ये अगर शिक्षा की बात करें, अगर हम इसके अलावा स्पोर्ट्स की बात करें तो खो खो, वॉलीबॉल, कबड्डी
और इन गेम्स के अंदर हमारे महाविद्यालय के प्रतिवर्ष कम से कम 3 से 4 विद्यार्थी यूनिवर्सिटी टीम के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, महाविद्यालय का रिप्रेजेंटेशन देते हैं। इसके अलावा एनसीसी जैसी हमारे यहाँ पे गतिविधि चलती है। सर ने भी आपको बताया, अवगत कराया। हमारा विद्यार्थी जो है वो आरडीसी परेड न्यू दिल्ली के अंदर 21 घोड़ों की जो सलामी दी जाती है ऑल ओवर इंडिया से, उसमें बच्चों का सिलेक्शन होता है। उसमें हमारे महाविद्यालय का एक छात्र यूएस ओसवाल पीजी कॉलेज का था। ये एक बहुत बड़ी बात है। उस विद्यार्थी ने अपने जीवन में पहली बार जयपुर गया और वहां पर उसने बीकानेर जाकर पोलो स्पोर्ट्स के बच्चे हैदराबाद के साथ में कंपटीशन करके अपनी जगह बनाई 21 विद्यार्थियों में, और वो जीवन में पहली बार दिल्ली उसने अपने जीवन में देखा। तो इस प्रांगण में, इस जगह, इतनी छोटी सी जगह में भी आज महाविद्यालय जिस लेवल से काम कर रहा है, ये एक माइलस्टोन बन के निकलेगा कि न केवल महाविद्यालय शिक्षा, इसके अलावा दूसरी चीजों में भी, दूसरे क्षेत्रों में भी महाविद्यालय का पूरा योगदान है। अगर हम शिक्षा के अलावा बात करें, छात्रों के विकास का या रोजगार से संबंधित अगर हम बात करें, तो महाविद्यालय में आज के समय को देखते हुए सीईटी जो कि सेंट्रल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो सरकार के द्वारा रखा गया है यूजी और पीजी लेवल में, महाविद्यालय कोई भी इसके लिए फीस चार्ज नहीं करता है। इसी समय में जैसे ही बच्चों की रेगुलर क्लासेस खत्म होती है, उनको कोचिंग के रूप में पढ़ाया जाता है, जिसमें हमारे ही विद्यार्थी, हमारे ही जो लेक्चरर्स हैं, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, वो उनको उसके लिए गाइडेंस देते हैं। और आपको ये जानकर हर्ष होगा कि पिछले सीईटी के 2 सालों के एग्जाम में 5 बच्चे हमारे सेलेक्ट भी हुए हैं। अग्निवीर की अगर हम बात करें तो AC सर्टिफिकेट हमारे यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है एनसीसी में, और अग्निवीर में लगभग नहीं करके कि 40 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से अग्निवीर के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, और 10 बच्चे अभी आसाम बॉर्डर पे और कश्मीर बॉर्डर के ऊपर पोस्टेड है एट प्रेजेंट, वो वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी हमारे बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं, कह सकते हैं पोस्ट ऑफिस सर्विसेज के अंदर वो है, कस्टम सर्विसेज के अंदर उनका सिलेक्शन हुआ है। और इसके अलावा अभी 3 बच्चों ने RS प्री भी हमारे यहाँ से क्लियर किया है। भगवान से आशा करते हैं कि अगर उनका मेंस क्लियर होता है तो वो अधिकारी श्रेणी के अंदर सेलेक्ट होंगे। तो शिक्षा, होलिस्टिक डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, रोजगार, सभी के लिए हम लोगों ने हमारे महाविद्यालय में कदम उठाए हैं। इसके अतिरिक्त अभी पिछले 2 दिनों में हमने सरकार की चल रही एक योजना के अंतर्गत स्टार्टअप प्रोग्राम्स में भी हमारे कॉलेज को कोलैबोरेट किया है, जिसके अंदर 3 विद्यार्थियों का सिलेक्शन चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट से माना जा रहा है। उनको प्रोटोटाइप प्रेजेंट करने के लिए दिया है। तो आने वाले सप्ताह के साथ हम प्रोटोटाइप वहाँ प्रेजेंट करेंगे, अपना आइडिया रखेंगे। अगर उनका सिलेक्शन होता है तो स्टार्टअप के अंदर भी वो अपना कदम रखेंगे। फिर एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में भी महाविद्यालय उभर के आ रहा है। क्लियर हो चुके हैं। एट प्रेजेंट जितने भी बच्चे हैं, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, और वो डबल काम कर रहे हैं, क्योंकि फार्मेसी हमें लाइसेंस भी दे रहा है, तो लाइसेंस तो मिल ही रहा है, तो वो अपना बिजनेस भी कर पा रहे हैं, प्लस साथ ही साथ जॉब के अंदर वो सारे के सारे इंडस्ट्री हैं, चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर हो, चाहे एकेडमिक्स के अंदर हो, या इवन जो प्रोफेशनल जो एग्जाम्स है IAS RS, उसमें भी वो इंडस्ट हो चुके हैं। तो सर सारा का सारा हम लोगों का रहता है। प्लस जो अटेंडेंस वाली बात जो अभी सब तरफ से आई थी, उसके लिए इवन हम लोगों ने भी कॉलेज के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट कर रखा है। हम लोगों के यहाँ पेरेंट्स के ग्रुप बने हुए हैं हर सेमेस्टर के, और डेली की अटेंडेंस पेरेंट्स के ग्रुप में जाती है। और अगर 3 दिन बच्चा रेगुलर एब्सेंट है क्लास के अंदर, तो तुरंत पेरेंट्स के पास कॉल जाता है और पेरेंट्स को बुलाते हैं। प्लस हमारे क्या होता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम के साथ साथ इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, जिसके मार्क्स यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो हमने स्ट्रिक्टली कर रखा है कि अगर 75% अटेंडेंस नहीं है तो बच्चा सेशनल एग्जाम में अलाउड नहीं होगा। तो उसके लिए हमने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले रखा है। और साथ ही साथ हमारा पूरा इंग्लिश मीडियम का रहता है, क्योंकि पढ़ाई इंग्लिश में करनी है, पूरा फार्मेसी इंग्लिश में होता है। तो उसके लिए बच्चे यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के हिंदी मीडियम से हैं, बट फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग एक्स्ट्रा उनकी स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस लगवाते हैं। उसके लिए उदयपुर से स्पेशल टीचर्स बुलवाते हैं, ताकि वो उनको इंग्लिश इम्प्रूव करवा सके, उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करवा सके। इवन हम लोग उनको इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है हर सेमेस्टर में करवाते हैं। फिर हमारे साथ B.Pharm के बाद एक GPET एग्जाम होता है, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, और उसको जब अगर
अगर बच्चा क्वालिफाई करता है तो उसके लिए मास्टर्स के लिए उसको स्कॉलरशिप मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो विपिन जी, श्री ओम पूर्विया जी, श्री लकी जैन, श्री राजमल जी, नेक्स्ट राकेश राजदीप जी, श्री सुशील जी जैन साहब, कृपया जो श्री मुकेश जी उपस्थित हैं, श्री शोभा